हेलो इंडियन एस्पिरेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बुद्धिज़्म के बारे में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में जैनिज़्म के बारे में। आज हम पढ़ते हैं कि हम बुद्धिज़्म के अंतर्गत आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, हम देखेंगे बुद्धिज़्म कैसे उभरा। उसके बाद हम गौतम बुद्ध की जर्नी देखेंगे, जन्म से लेकर जब तक उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया तब तक। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धिज़्म की डिटेल्स। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ पर हुई, किस किस ने उनकी अध्यक्षता की। उसके बाद हम देखेंगे मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। उसके बाद हम देखेंगे मैनी बुद्धिज़्म स्कूल, जैसे हीनयान, महायान, थिरवेदा, तंत्रयान, इस तरीके के स्कूल। उसके बाद हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म की तुलना में ज़्यादा बड़े क्षेत्रों में कैसे फैला, ऐसा क्या था बुद्धिज़्म में। चलिए अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते, कैसे भी करके सब्सक्राइब कर दीजिए ना। आपको तो कुछ नहीं, आपका तो एक ही सब्सक्राइबर, इस तरीके से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मेरे सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ेंगे। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज तक नहीं हुआ है, मोनेटाइज हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें, कुछ भी माने, मैं कैसे भी कह रहा हूँ कि मेरे को भी ज़रूरत है सब्सक्राइबर की। प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप लोग मेरे चैनल को, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हाउ इट इमर्ज्ड एज अ बिग रिलीजन इन स्पाइट ऑफ हिंदू रिलीजन। जिस समय काल में हिंदू रिलीजन था बड़े पैमाने पर कई बड़े क्षेत्र में, तो उस समय पे बुद्धिज़्म कैसे उभरा, ये जो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों की एक साथ चर्चा करेंगे कैसे उभरे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली लाइन। मैनी पीपल कास्ट वर एंग्री अबाउट देयर पोजीशन इन द हिंदू रिलीजन ड्यू टू विच दे स्टार्ट प्रमोटिंग न्यू रिलीजन लाइक बुद्धिज़्म। कई सारे लोग थे हिंदू रिलीजन के अंदर जो अपनी पोजीशन से खुश नहीं थे, जिसमें वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग आता था, जिसकी पोजीशन थर्ड और फोर्थ थी, क्योंकि अपनी पोजीशन को अच्छा नहीं मानते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रमोट करना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे बुद्ध धर्म में परिवर्तित होकर चले गए और जैन धर्म में परिवर्तित होते चले गए। लेकिन एक आयरनी देखिए कि बुद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था वैसी ही रही, केवल ऊपर के जो दो वर्ण थे उनको ऊपर नीचे कर दिया गया। ब्राह्मणों को दूसरे नंबर पर कर दिया गया, क्षत्रियों को पहले नंबर पर कर दिया गया, और वैश्य तो तीसरे पर ही रहे, शूद्र भी तीसरे पर रहे। ये आयरनी थी केवल एक प्रकार की कि, और इस तरीके से उन्होंने हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था से कई सारे जो तृतीय और चौथी श्रेणी के लोग थे उस समय कहे जाते थे, ये संविधान ने सबको समान कर दिया, लेकिन उस समय पे उन सभी ने प्रमोट किया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा पॉइंट आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड देयर आर मोर वॉर्स ड्यू टू विच प्लॉट फील्ड आर डिस्ट्रॉयड। ऑन द अदर हैंड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वर मूविंग टुवर्ड्स पीस। महाजनपद काल में कई सारे युद्ध होते थे, जिसके चलते जुते हुए जो खेत होते थे, बोए हुए खेत होते थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म शांति का मैसेज भेज रहे थे। इसके लिए भी कई सारे किसान उनको प्रमोट करने लगे, क्योंकि इससे उनकी खेती बची रहती थी और युद्ध भी नहीं होते थे, क्योंकि शांति का मैसेज देते थे वो। तीसरा बिंदु, द सैक्रिफिशियल सिस्टम बिकम वेरी प्रेवलेंट इन हिंदू रिलीजन ड्यू टू विच द वेस्ट एंड फार्मर स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम इन प्लॉइंग द फील्ड एंड रियरिंग एनिमल्स। ऑन द अदर हैंड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म यूज्ड टू प्रमोट नॉन वायलेंस। हिंदू रिलीजन में उस समय काल में उत्तर वैदिक काल में आकर जो बलि प्रथा थी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। हर समय बलि दी जाती थी, कोई भी प्रोग्राम होता था उस पर ब्राह्मण बलि दिलाते थे, जिसके चलते जानवर खत्म होते जा रहे थे और जो वैश्य वर्ग था, फार्मर वर्ग था, उनको खेत जोतने में और पशुपालन करने में समस्या आने लगी थी। और वहीं दूसरी ओर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अहिंसावाद की भावना को आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए भी प्रमोट करना आरंभ कर दिया। चौथा बिंदु, द बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म स्प्रेड हिज मैसेज इन सिंपल लैंग्वेज of the mass of the people. The Prakrit language which Buddha and Mahavir used was the spoken language of India. The Vedic religion was understood only with the help of Sanskrit language which was monopoly of the Brahmins. बुद्धिज्म और जैनिज्म अपनी जो शिक्षा का प्रसार कर रहे थे वो प्राकृत भाषा में कर रहे थे। प्राकृत भाषा उस समय की आम भाषा थी, आम जन की भाषा थी। जैसे उदाहरण के लिए आज आम जन की भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी है आम जन की भाषा, हिंदी बेल्ट में हो गई। संस्कृत तो नहीं है, संस्कृत केवल ग्रंथों में लिखी है, ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते। उस समय काल भी यही स्थिति थी। प्राकृत जन की भाषा थी, सभी लोगों की भाषा थी। वहीं वैदिक धर्म संस्कृत में लिखे थे और संस्कृत पर मोनोपली थी ब्राह्मणों की। इसीलिए भी कई सारे लोग बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि उनको उनकी बातें समझ में आ रही थी इजीली। जो लोग संस्कृत भाषा को समझ ही नहीं पाते, आप उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ? ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म इसलिए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी बातों से लोगों को। पांचवा बिंदु, trade started to grow rapidly and West people become rich, due to which economic inequality came in the society and many people started saying that Rig Veda should lead a decent life and Buddhism and Jainism religion teach this type of life. उस समय पे व्यापार काफ़ी तेजी से बढ़ा और वैश्य वर्ग के हाथ में काफ़ी धन आ गया, जिसके चलते समाज में असमानता आ गई। जैसे ही समाज में असमानता आई और वैश्य वर्ग ने क्या किया, अपनी स्थिति को थोड़ा बहुत अच्छा करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा कई क्रियाकलाप भी कराना आरंभ कर दिए, उनको पैसे भी देना आरंभ किए।
कई सारे, जिसके चलते जो ब्राह्मण वर्ग था उसमें से कई सारे ब्राह्मण तो अमीर होते चले गए, लेकिन कई सारे ब्राह्मण गरीबी के गरीब रह गए। इसलिए उन ब्राह्मणों ने यह कहना आरंभ कर दिया कि हमको वैदिक काल में जो सादगी भरा जीवन जिया जाता था उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, और बुद्धिज्म और जैनिज्म सादगी जीवन की ही बात कर रहे थे। इसलिए वे ब्राह्मण भी बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने में लग गए और उसको प्रमोट करने लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं गौतम बुद्धा की जर्नी को। गौतम बुद्धा का जन्म आप सभी को पता है 563 बीसी में हुआ है। इस पर कई इतिहासकारों के बीच में मतभेद भी है, 560 563, लेकिन हमको ज़्यादातर जगह पे 563 देखने को मिला, इसलिए हमने इसको 563 ही माना है। 563 में उनका कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो कि एक शाक्य क्लैन था, रिपब्लिक था, यहाँ पे राजा का तंत्र नहीं था, रिपब्लिक था, गणतंत्र था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद उनका चाइल्डहुड का जो नेम था उसका नाम था सिद्धार्थ। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। कई बार आपसे पूछा जाता है कितने वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद आफ्टर 49 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ मेडिएशन गौतम बुद्धा अटेन बोधि मतलब एनलाइटमेंट अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया, ए विलेज इन बिहार। लगातार 49 दिनों तक मेडिटेशन करने के बाद उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। कहाँ पर? बोध गया में, बिहार बोध गया में, पीपल पेड़ के नीचे। ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार, कहाँ पर हुआ? बोध गया में हुआ। कितने दिन लगातार तपस्या की, मतलब मेडिटेशन किया? 49 डेज। उसके बाद उन्होंने अपना पहला sermon, फर्स्ट sermon इन सारनाथ, दिस इवेंट इज नॉन ए धम्म चक्र परिवर्तन। पहला प्रवचन कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया, उसे हम धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और उनकी मृत्यु हुई 483 बीसी में, 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया कुशीनगर यूपी में। आपको एक अच्छा सा इसमें किस्सा बताता हूँ। जब वो अपने घर से निकले थे तो घर से निकलने के बाद वो एनलाइटमेंट की कई बार उन्होंने कोशिश की, तो उनको बीच में 5 ब्राह्मण मिले। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या करना चाहते हो पुत्र? तो उन्होंने कहा मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ? एनलाइटमेंट। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी तपस्या कर रहे हैं, तुम भी कर लो हमारे साथ तपस्या। तो उन्होंने की बुद्ध ने उनके साथ तपस्या। देखिए शुरुआत की बात थी तो बुद्ध ने तपस्या की, लेकिन बुद्ध बीच में थक गए खड़े खड़े, तो वो तपस्या छोड़ दी। उनको भूख लगी बहुत ज़्यादा, कई दिनों के बाद उनको भूख, उन्होंने छोड़ दी। फिर उन ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, तुम निकल जाओ आगे, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, हम तुमको अपने साथ नहीं लेके जा सकते। ये चर्चा हुई। फिर बाद में बुद्ध उन्होंने भोजन वगैरह किया। अब शुरुआत में इतनी जल्दी तो नहीं कर पाए, फिर उन्होंने भोजन वगैरह किया। उसके बाद उन्होंने पुनः तपस्या की कुछ टाइम बाद, और इस बार उन्होंने लगातार 49 दिन तपस्या की और बोधि एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना फर्स्ट sermon दिया था ना सारनाथ में, उस फर्स्ट sermon में है वो जो 5 ब्राह्मण उनको छोड़ के गए थे ना, उन 5 ब्राह्मणों ने उस sermon को सुना था, उनके उन प्रवचनों को सुना था और उनके भक्त बन गए थे। फिर महात्मा बुद्ध ने उन्हीं से कहा, उन 5 ब्राह्मण से, कि आप मेरी शिक्षाओं को केवल ग्रहण मत कीजिए, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाइए, अलग अलग दिशाओं में जाइए और इन प्रवचनों को, इन शिक्षाओं को पूरे भारत में प्रसारित कीजिए। ठीक है, ये एक अलग तथ्य था जो मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बुद्धिज्म की डिटेल देखते हैं। बुद्ध धर्म गौतम बुद्धा से आरंभ हुआ 6वीं बीसी में, 6th सेंचुरी बीसी में। अब बुद्ध के टीनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, 3 महत्वपूर्ण बातें बुद्ध की। पहला, 4 नोबल ट्रुथ, 4 वैश्विक सच। पहला, पूरा विश्व दुख में है, सफरिंग दुखा इज एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरा विश्व दुख में है। प्रत्येक दुख का एक कारण है, उसको कहते हैं समुदाय। प्रत्येक दुख का निवारण है, निरोध है। प्रत्येक दुख का निवारण है, सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, निरोध। प्रत्येक दुख का निवारण का मार्ग अष्टांग मार्ग है, अष्टांग मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। जो देखिए, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन। इसी तरीके से मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। जिस तरीके से इंग्लिश के लिखे उसी तरीके से हिंदी के बोले हैं मैंने आपसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बुद्धा आस्क्ड हिज फॉलोवर टू अवॉइड द 2 एक्सट्रीम्स ऑफ इंडल्जेंस in worldly pleasure and the practice of strict abstinence and asceticism. He ascribed instead the मध्यम मार्ग और the middle path which was to be followed. बुद्धा ने अपने भक्तों से कहा, आप कभी भी एक्सट्रीम की तरफ मत जाना कि मैं सदैव ब्रह्मचर्य अपनाऊंगा, कि मैं इसमें कभी भी सुख का भोग नहीं करूंगा। मतलब एकदम एक्सट्रीम पथ पर मत चलना कि सारी चीज़ें एक्सट्रीम करूंगा, मैं आज के बाद कभी ये काम नहीं करूंगा, कभी वो नहीं करूंगा। इस तरीके के एक्सट्रीम पाथ को मत अपनाइए, हमेशा मध्यम मार्ग में रहिए। कोई भी काम कीजिए मध्यम मार्ग में रहकर कीजिए, ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो ना ही ज़्यादा लो हो। वही उन्होंने कहा, कभी भी एक्सट्रीम पाथ मत अपनाना, हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 मेजर काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट। पहली काउंसिल 483 बीसी में हुई। कहाँ पे हुई? तत्पानी केव्स एट राजगिरी। उसको किसने किसने उसको पैट्रोनाइज किया? किस शासक ने कराया? अजातशत्रु ने कराया। फिर उसकी अध्यक्षता किसने की?
महाकश्यप ने की। उसमें क्या महत्वपूर्ण काम हुआ कि बुद्ध के जो 3 पिटक थे उस काउंसिल में बुद्धा की टीचिंग्स थी उनको 3 पिटक में बांटा गया। 3 पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। दूसरी काउंसिल कहाँ हुई? वैशाली में हुई, 383 BC में हुई। किस शासक ने कहा? कालाशोका ने। और किसने उसकी अध्यक्षता की? सबकाम ने, जिसे हम सबकामी कहते हैं। यहाँ पे आई लिखना भूल गया मैं, सॉरी, सबकामी। तीसरी काउंसिल कहाँ पे हुई? 250 BC में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। किसने कराई? अशोका ने कराई। इसकी अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र टीसा इनने की। ठीक है। चौथी काउंसिल कहाँ पे हुई? 72 AD में हुई। एडी में आ गई अब जे। कहाँ पे हुई? कुंडलवन, कश्मीर में। इसको किसने कराया? कनिष्क शासक, कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क। इसकी अध्यक्षता किसने की? वासुमित्र ने की। और इसी काउंसिल में बुद्धिज्म 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछ लेती है यूपीएससी या एसएससी, कोई भी बैंकिंग एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उसके पहले बुद्धा ने कुछ जो बातें कही हैं जो आम जन के लिए भी और उनके जो मॉन्क थे बुद्ध के, उनके लिए भी हैं। बुद्धा ऑल्सो एस्टेब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट बोथ फॉर द मोनेस्टिक ऑर्डर एंड द लेमन टू फॉलो, विच आर ऑल्सो नोन एज द 5 पर्सपेक्ट एंड रिफ्रेन फ्रॉम देम। बुद्धा ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए और 5 पर्सपेक्ट दिए कि 5 चीजें जिनसे चाहे एक आम आदमी हो या फिर कोई मेरा मॉन्क हो, उनको इन 5 चीजों से दूर रहना चाहिए। पहला, वायलेंस, हिंसा। दूसरा, स्टीलिंग मतलब चोरी। चौथा, सेक्सुअल मिसकंडक्ट मतलब दुराचार, सेक्स का दुराचार। आप सेक्स करें उसके लिए उन्होंने मना ही किया था, विवाह कर सकते हैं लेकिन गलत तरीके से ना करें, दुराचार से बचें उसके, कि किसी और की पत्नी या किसी ऐसी स्त्री के साथ जिसके साथ नहीं किया जा सकता हो, या फिर किसी के बिना कहे उसके साथ करना, जैसा आप रेप कहते हैं। चौथा, लाइंग और गॉसिप, झूठ बोलना और गप्पे हाँकना। पांचवा, टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, एग्जाम्पल ड्रग्स एंड ड्रिंक, इन चीजों का सेवन ना करना। ठीक है, 5 चीजों से दूर रहने को कहा बुद्धा ने। अब देखते हैं बुद्धा के टेक्स्ट। 3 पिटक मैंने आपको पहले बताया, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत क्या क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको अगर हमारे उसमें रहना है, क्या कहते हैं, आश्रम में, तो किस तरीके से रहेंगे, उसका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा। सूत्र पिटक के अंदर बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनको रखा गया, और जो सूत्र पिटक है उसको पुनः 5 भागों में बांटा गया, जिन्हें निकाय कहते हैं। 5 निकाय, दिग निकाय, मैज्यम निकाय, तमयुत्ता निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुड्डक निकाय। ठीक है, कई बार यूपीएससी आपसे पूछ ले 2 का नाम दे दे, 4 का नाम दे दे, 3 का नाम दे दे, किसी और का नाम दे दे, बोल दे इनमें से कौन सा निकाय नहीं है। इसके बाद आते हैं अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बुद्ध के जो दर्शन है उसकी चर्चा की गई है। इसके बाद अदर इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जिनमें दिव्य वदना है, दिव्य वंशा है, महावंशा है, मिलिंद पनो है। ठीक, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बुद्धिस्ट स्कूल देखते हैं। मैंने आपको बताया हीनयान, महायान, थेरवेदा, वज्रयान, जीन। अब जो इसमें रेड कलर से और ब्लू कलर से लिखा है उसको अच्छे से देखें। हीनयान को हम कहते हैं लेसर व्हीकल। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धा बात करते हैं किसकी? एनलाइटमेंट की, लेकिन इंडिविजुअल एनलाइटमेंट की। इंडिविजुअल, अपनी खुद का आप एनलाइटमेंट कर लीजिए, इंडिविजुअल साल्वेशन की बात करते हैं। हीनयान लिटरली मीन्स लेसर व्हीकल। इट बिलीव्स इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा और डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स एंड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। ये वाला जो हीनयान बुद्धिज्म है, बुद्ध की आइडल मूर्ति पूजा के विश्वास नहीं करता है, इसको लेसर व्हीकल कहते हैं। तीसरा, इट ट्राइज टू अटेन इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। यह हीनयान बुद्धिज्म व्यक्तिगत साल्वेशन की चर्चा करता है, जिसमें मनुष्य खुद से ही अपने आप से ही अपना डिसिप्लिन फॉलो करे और मेडिटेशन करे। ठीक है, एक आध चित्र होकर। लेकिन वहीं दूसरी हो महायान बुद्धिज्म लिटरली मीन्स ग्रेट व्हीकल, इसको ग्रेट व्हीकल कहते हैं। दूसरा बिंदु, इट बिलीव्स इन दी हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा एंड आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व एम्बॉडिंग बुद्धा नेचर। इसमें बुद्धा की मूर्ति पूजा भी की जाती है और बुद्धा को एक भगवान के रूप में माना जाता है, और इसमें बोधिसत्व को भी माना जाता है बुद्धा के रूप में। इट ओरिजिनेट इन नॉर्दर्न इंडिया एंड कश्मीर। ये उत्तरी भारत और कश्मीर में उपजा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कश्मीर में जो हुई थी आखिरी काउंसिल, उसी में दोनों अलग अलग हो गए। करंटली फॉलो कहाँ किया जाता है? चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत। थेरवेदा बुद्धिज्म, ये सबसे एंशियंट ब्रांच मानी जाती है बुद्धिज्म की। इट इज मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ द बुद्धिज्म। और ये वाली जो इसकी टीचिंग है थेरावेदा की, ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो टीचिंग है वे ओरिजिनल जो बुद्धा की टीचिंग थी उसके सबसे क्लोजेस्ट है ये टीचिंग्स। और वर्तमान में कहाँ फॉलो किया जा रहा है? लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया। वहीं आ जाओ वज्रयान तांत्रिक बुद्धिज्म है। वज्रयान तांत्रिक बुद्धिज्म। उसके बाद है जैन, जीन, ZEN, जीन। इसका ओरिजिनेशन चाइना में हुआ था और फिर ये जापान में भी फैल गया। ये महायान बुद्धिज्म से ही संबंधित है, बस इसको चाइना में इसका ओरिजिनेशन हुआ इसलिए इसको जीन कहा गया, जीन बुद्धिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं वाई बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड मोर इन कंपैरिजन टू जैनिज्म। बुद्धिज्म जैनिज्म की तुलना में ज़्यादा क्यों फैला? पहला,
कई सारे बड़े बड़े शासकों ने इसको अपनाया और बढ़ावा दिया। जैसे अशोक का सबसे बड़ा शासक था, उसने इसको बढ़ावा दिया, कई सारे देशों में अपने बच्चों को भेजा, श्रीलंका में भेजा, अन्य देशों में भेजा, तिब्बत में भेजा, उनमें वहाँ पे बुद्धिज़्म की फिलॉसफी का प्रचार प्रसार करवाया। उसके बाद बुद्धिज़्म को कई सारे आम जनों ने भी फॉलो किया। क्यों? क्योंकि बुद्धिज़्म में people could adopt Buddhism even when they were married. On the other hand, to adopt Jainism, it was necessarily to adopt the principle of celibacy. बुद्धिज्म में विवाह करने की छूट थी, वहीं दूसरी को जैनिज्म में विवाह करने की छूट नहीं थी। अगर आपने एक बार जैनिज्म अपना लिया तो आप सेलिबेसी को अपनाना पड़ेगा, मतलब उसके प्रिंसिपल को। सेलिबेसी का प्रिंसिपल क्या होता है कि कभी भी विवाह ना करना, मतलब सेक्स नहीं करना। वहीं बुद्धिज्म इसकी छूट देता था कि आप शादी कर सकते थे, लेकिन बाद में जैनिज्म ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। बुद्धिज्म टॉक्ड अबाउट द रियल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सच एज दुख, और द जैनिज्म टॉक्ड अबाउट द सोल एंड कैवल एटसेट्रा। बुद्धिज्म व्यक्ति की जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी, दुख वगैरह, उनके बारे में चर्चा करता था, वहीं जैनिज्म आत्मा, सोल, इन सब की चर्चा करता था, इसलिए वो ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा। चलिए, इसके बाद समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।